आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे विवेक गुप्ता अंकल को। विवेक गुप्ता अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये ब्लेसिंग देने का कि मैं अपना सत्संग आप संगत के साथ शेयर कर सकता हूँ। ये ब्लेसिंग है कि ये इस सेवा का मौका मिला। गुरु जी से मुझे जुड़े हुए इस महीने 25 साल हो रहे हैं। मैं अपनी 25th या सिल्वर एनिवर्सरी गुरु जी के साथ मना रहा हूँ। मैं इस बात को इस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 98 में। और 98 में उस शादी के लिए हम 2-3 महीने पहले गुरुजी के पास गए थे, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनका अप्रूवल लेने के लिए। और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ का मैरिज हुआ था। तो वो 2-3 महीने पहले, अगर दिसंबर फर्स्ट वीक में शादी हुई थी, 2-3 महीने पहले सितंबर का महीना पड़ता है। तो इस महीने मुझे गुरुजी से जुड़े हुए पूरे 25 साल हो गए, सितंबर 1998। मेरे फादर आर्मी में डॉक्टर है, अब रिटायर्ड है। और वो गुरुजी से पहले मिल चुके थे। तो एक दिन फरवरी का महीना था 1999, वो जा रहे थे, गुरुजी ने उन्हें छोटे मंदिर में बुलाया था। जैसा कि हम जानते हैं, गुरुजी संगत को शाम को बुलाते थे, पर केस टू केस बेसिस में वो कभी सुबह दोपहर भी बुलाते थे। तो मेरे फादर ने मेरे से पूछा कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूं, अगर मुझे चलना है। तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन हूं, और ब्लेसिंग्स के लिए तो हम सब कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं भी अपने फादर के साथ चलने को तैयार हो गया और उनके साथ छोटे मंदिर गया। हम लोग मंदिर एंटर किए। उस वक्त कोई संगत नहीं थी, और गुरुजी द्वार में बैठे हुए थे। गद्दी में नहीं बैठे हुए थे, एक साइड में बैठे हुए थे। तो मेरे फादर और मैं, हम दोनों गुरुजी के पास गए। पहले मेरे फादर ने मत्था टेका, और मत्था टेकने के बाद फिर मैंने मत्था टेका। तो जैसे कि हम जानते हैं, गुरुजी पंजाबी बोलते थे, और हम पंजाबी कम समझते हैं, पर फिर भी पंजाबी और हिंदी में ज्यादा अंतर नहीं होने से हमें गुरुजी की बातें समझ में आ जाती थी। तो गुरुजी ने पंजाबी में मेरे फादर से पूछा, ए मुंडा कौन दा, कि ये लड़का कौन है। तो डैडी ने जवाब में दिया कि गुरुजी ये मेरा बेटा है। उस पे गुरुजी के मुंह से इमीडिएटली निकला, ब्रिगेडियर वैश द सन इन लॉ। तो मैंने सुना, और मैं थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया कि गुरुजी ने कहा कि ब्रिगेडियर वैश का सन इन लॉ है। तो मैंने कहा कि गुरुजी को कैसे मालूम मेरे फादर इन लॉ का नाम ब्रिगेडियर वैश है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ कभी गुरुजी से मिले नहीं थे, कभी गुरुजी के पास आए नहीं थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। पर आज जब मैं कितने संगत के सत्संग सुनता हूँ, तो वो पता चलता है कि गुरुजी को तो सबके बारे में पहले ही पूरा उनकी डिटेल्स मालूम होते थे। तो इसमें कोई आश्चर्य होने वाली कोई बात ही नहीं। खैर, उस समय तो हमें ये मालूम ही नहीं था। तो मैंने सोचा, हो सकता है मैंने ठीक से सुना, क्या सुना, मैं भी थोड़ा सा आश्चर्य में ही रह गया था। तो
मेरे फादर से गुरुजी ने बात किया तो मेरे फादर ने बताया कि गुरुजी मेरे को ये स्किन प्रॉब्लम है, रैशेस निकल आते हैं। मेरे फादर की ये स्किन प्रॉब्लम 10 साल से चल रही थी और उन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब ट्रीटमेंट करा दिए थे। खुद डॉक्टर होने के बावजूद और सुपर स्पेशलिस्ट होने के बावजूद उनके सब बेस्ट डॉक्टर्स उनके फ्रेंड्स, कलीग्स, जूनियर सीनियर थे, पर फिर भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने उस दिन कहा कि अगली बार जब आओ तो एक कॉपर का वेसल लेके आना। ये बात होगी जैसे मैंने बताया फरवरी में। 1 महीने बाद करीबन मार्च के महीने में कभी हम फिर से नेक्स्ट विजिट लगाया था कॉपर वेसल के साथ। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने वो वेसल को, लोटे को ब्लेसिंग दिया और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस बड़े सिंपल थे कि इसमें पानी भर के बेड साइड टेबल पे रात में रखना है और सुबह जब उठेंगे उस पानी के लोटे में से आधा पानी बाल्टी में डाल देना है। जब नहा रहे हो तो वो पानी आपकी बॉडी को टच करना चाहिए और आधा पानी लोटे का आपको सुबह पी लेना चाहिए। गुरुजी ने ये सिंपल ट्रीटमेंट बताया था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि भाई इस ट्रीटमेंट से कैसे होगा, पर जब हम डिवाइन पावर के पास आते हैं तो फिर इफ एंड बट भूल जाते हैं। उस समय हम नए नए जुड़े थे गुरुजी से तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता था, पर फिर भी जब गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस थे तो हम देखा कि भाई उनको तो फॉलो करना है। तो मेरे फादर ने वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मैं अपने फादर को सपोर्ट करता था और ये मार्च में हमने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। मई जून में हमें मालूम है दिल्ली में गर्मी ज्यादा पड़ती है और उसके कारण स्किन में रैशेज और आ, वो एलर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे फादर का भी वही हुआ कि मई जून में उनके रैशेज बहुत बढ़ गए। वो आर्मी यूनिफॉर्म पहनते थे तो वो यूनिफॉर्म में उनको रैशेज से उनको बड़ा इरिटेशन होता था और जब भी बात करते थे थोड़ा चिड़चिड़ाहटपन हो गई थी। और जबकि वो मेरे फादर बड़े काम रिलैक्स्ड डॉक्टर थे, पर 10 साल से सफरिंग से उनमें एक चिड़चिड़ाहटपन आ गई थी, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए थे थोड़े से। तो मैंने देखा कि मई जून में तो उनको फिर प्रॉब्लम बढ़ गई है, पर वो ट्रीटमेंट चलता रहा गुरुजी का। जुलाई अगस्त, अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं कि ये ट्रीटमेंट कितने समय चला होगा, अगर मैं मैक्सिमम भी स्ट्रेच करूं तो बाय नवंबर दिसंबर डैडी की वो प्रॉब्लम 5% भी नहीं थी। मतलब ये मैं नवंबर दिसंबर मतलब स्ट्रेच कर रहा हूं, हो सकता है कि सितंबर, अगस्त सितंबर तक ही खत्म हो गई हो। अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूं बाय नवंबर दिसंबर 99। और मैं आपको सब महीने तारीख इसलिए बता रहा हूं कि गुरुजी की शक्ति का अनुमान आप लगा सकते हैं इन बात से। वो 99 की बात है और आज हम सितंबर 2023 में बैठे हुए हैं। 23 साल, 23.5 साल हो रहे हैं और अभी 24 साल हो, समझ लीजिए, हो गए उस ट्रीटमेंट को। और इन 24 साल में जहां पे वो उससे पहले 10 साल में हर साल 10 महीने बीमार रहते थे स्किन एलर्जी से कम ज्यादा, आज वो साल में एक हफ्ते भी, मेरे को अगर मैं बहुत ज्यादा सोचूं तो एक हफ्ते भी नहीं रहते। और ये बात हो गई है 24 साल पुरानी कि वो बीमारी 24 साल से वो बीमारी ने अपने आप को दिखाया नहीं। जो 10 साल से सफर कर रहे थे एक कॉपर वेसल के ट्रीटमेंट से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, आज 24 साल होने को आ रहे हैं और वो बीमारी ने अपना रंग नहीं दिखाया, अपने आप को नहीं दिखाया। जब ये फादर का ट्रीटमेंट हो गया था 99 में, जब वो ठीक हो गए थे
तो मेरे में ये विश्वास आ गया था कि गुरुजी एक डिवाइन पावर है, उनमें महाशक्ति है और मैं सही जगह आया हूं। ये तो बहुत बाद में पता चला कि गुरुजी शिव अवतार है, पर उस समय किसी भी संगत को नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो फिर कोई मंदिर से हर रोज ही वहीं पे बैठा होता क्या, वहीं से जाता भी नहीं कहीं। कि अगर आप साक्षात भगवान के आपके साथ है तो फिर कौन कहीं बाहर जाएगा। किसी भी संगत को नहीं मालूम था, नहीं तो कोई घर नहीं जाता, कोई हफ्ते में आ रहा है, कोई महीने में आ रहा है, कोई 2 महीने में आ रहा है, कोई आके दूसरी बार ही नहीं आ पा रहा है। ऐसा होता ही नहीं। हम लोग तो किसी भी संगत को नहीं मालूम था कि भगवान हमारे साथ है। मतलब जो मेरे को समझ में आता है, हो सकता है कुछ संगत को मालूम हो तो वो अलग बात है, पर ज्यादातर संगत को नहीं मालूम। पर इतना तो पता चल गया था कि गुरुजी एक डिवाइन पावर है, उनमें महाशक्ति है। और उस शक्ति ने ही मेरे फादर का खुद एक इतना बड़ा इलाज कर दिया था। तो उसमें मेरे को आ, ये पता चल गया था कि मैं एक बहुत बड़ी महाशक्ति के साथ जुड़ गया हूं। उस समय मेरे फादर का एक और ट्रीटमेंट तभी अप्रैल के महीने के आसपास शुरू हुआ था। एक बहुत बड़े होम्योपैथी डॉक्टर हैं इंडिया के, और उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट डैडी के साथ शुरू किया था। उस ट्रीटमेंट में वो होम्योपैथी में हमें मालूम है सफेद गोली देते थे। वो गोलियां भी डैडी ने शुरू की थी। तो कभी कभी मेरे दिमाग में आता था कि क्या वो होम्योपैथी ने ठीक किया है, जबकि मेरे को ये मालूम था कि डैडी ने उससे पहले कितने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, कितनी सारी ट्रीटमेंट करा दी है, सब फेल हुई है। तो आज अचानक कैसे हो जाएगा, मेरे को मालूम था। पर एक वो दिमाग में, जैसे कि हम सब जानते हैं, दिमाग तो इधर उधर घूमता रहता है, तो कभी कभी ऐसा भी विचार एक आध बार कभी आ जाता था। और गुरुजी को मालूम है ये विचार आता था मेरे दिमाग में कभी कभी। मतलब मेरे को मालूम था, अंदर से कॉन्फिडेंस था गुरुजी ने किया है, पर कभी भटकता हुआ दिमाग कभी उस दिशा में भी चले जाता था। तो बात होगी 2003 के आसपास की। गुरुजी उस दिन सत्संग में अपनी गद्दी में तब नहीं बैठे थे। वो जो छोटे मंदिर में जो किचन का दरवाजा है और गुरुजी के कमरे का दरवाजा है, उसके बीच में एक लॉफ्ट होती थी, उसके ऊपर बैठे हुए थे। मेरे को अच्छी तरह याद है कि वो वहां बैठे हुए थे। और जैसे ही मैं अ, अंदर आया तो मैंने देखा गुरुजी गद्दी में ना बैठ के वहां बैठे हुए हैं। तब 7 बजे होंगे, क्योंकि शुरू में गुरुजी कभी कभी टी शर्ट और ट्रैक बॉटम वगैरह में होते थे, तो वहां बैठे हुए थे। तो मैंने गया, मेरी आदत थी कि गुरुजी को मैं उनके पांव फिजिकली छूता था। उससे मेरे को ये संतुष्टि मिलती थी कि मैं इतने डिवाइन पावर के पांव छू रहा हूं। उस कांटेक्ट से एक करंट मेरी बॉडी में आएगा जो मेरे अंदर की जो क्लींजिंग है, सफाई है, वो कर देगा। तो मेरी ये आदत थी उस समय। सेवादार जो थे वो इतने पर्टिकुलर नहीं थे कि गुरुजी को छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं। ये बात और है कि ज्यादातर समय या जब भी मैंने देखा था गुरुजी सॉक्स पहने रहते थे, पर फिर भी मैं उनके पांव छूता था। तो गुरुजी दूसरी तरफ देख के एक संगत से बात कर रहे थे और मैं उल्टी तरफ से आया था और मैंने उनके पांव छुए। तो अब गुरुजी दूसरी तरफ देख रहे थे और मैं जिस तरफ से आया वहां पे उनकी नजर नहीं पड़ रही थी, तो उनको छूने से वो डिस्टर्ब हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखा, जबकि वो संगत से बात कर रहे थे। स्वाभाविक है वो डिस्टर्ब हुए। उन्होंने मेरे को देखा और संगत में सबसे कह दिया पंजाबी में, जैसे मैंने बताया, कि ए मुंडा कंफ्यूज था, कि ये लड़का तो कंफ्यूज्ड पर्सन है। तो मैं थोड़ा सा
एम्बेरस्ड फील कर रहा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मेरे को मालूम है मेरे को छूना नहीं चाहिए था, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, पर मैंने कहा कि कुछ तो बात है, गुरुजी ने ऐसा कहा है, कुछ तो चक्कर है, कुछ तो मेरे से हुआ है जिसके कारण गुरुजी ने ऐसा कहा है। खैर, मैंने अपना सिर झुकाया, चुपचाप थोड़ा सा शर्म से गया, संगत के बीच में बैठ गया। हिम्मत नहीं हो रही सर उठाने की। सर नीचे रखा और फिर आंखें बंद की और मनन शुरू कर दिया। 10-15-20 मिनट मनन करने के बाद हिम्मत से आंखें खोली, गुरुजी की तरफ छुपते हुए से देखा, फिर आसपास देखा। जब आसपास देखता हूं तो मेरे बगल में वो होम्योपैथी डॉक्टर जिसका विचार कभी कभी मेरे में 100 में 1 बार कभी आता था कि कहाँ कहीं उसने ट्रीट ना किया, वो मेरे बगल में बैठे हुए। मैंने कहा ये देखो गुरुजी के कैसे चमत्कार है, कैसे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, कि देखो तुम्हारे दिमाग में वो जो एक विचार कभी कभी चाहे 100 में 1 बार भी आता है, वो 1 बार भी अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि जिसके बारे में तुम सोचते हो कि शायद उसने वो ट्रीटमेंट दिया हो, वो खुद मेरी ब्लेसिंग के लिए मेरे यहाँ पे मंदिर में आए हुए। उसके बाद से मेरा वो जो 1% भी जो डाउट था कि कभी कभी जो आता था, वो 0 हो गया। अब मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ही सब चमत्कार कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट गुरुजी ने किया, जो मैंने आपको डेट, टाइम, एक्सपीरियंस और पूरा उसका बैकग्राउंड में बताया है। दूसरा सत्संग मैं शेयर करूंगा कि हमने कई बार सुना है कि जब गुरुजी बुलाते हैं, जब भगवान बुलाते हैं, तभी आप मंदिर जाते हो। कई बार हमने ये बात सुनी है। आज जो संगत आई है, ये सत्संग सुन रही है, उनको भी गुरुजी ने ही ब्लेसिंग दी है, तभी आप इस सत्संग में आए। इसके रिलेटेड मैं अब दूसरा सत्संग शेयर कर रहा हूं। ईयर 2000 में मेरे फादर आर्मी से रिटायर हो गए और हम दिल्ली से नोएडा शिफ्ट कर गए। नोएडा से छोटे मंदिर उस जमाने में डैडी को थोड़ा सा, क्योंकि रिटायर हो गए थे, थोड़ा सा हेल्थ का था, तो फिर वो उन्होंने अपने विजिट्स थोड़े कम कर दिए और 2002 के आते आते उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। एट मैक्स वो 2002 में गए होंगे, हो सकता है 2001 में ही बंद कर दिया हो, पर अगर मैं फिर भी अलाउ करता हूं कि गए हो, तो 2002 के बाद तो नहीं गए। सत्संग में तब छोटे मंदिर में गुरुजी बहुत सारे गिफ्ट देते थे, जिसे हम स्वरूप, छोटे स्वरूप होते थे, बड़े स्वरूप होते थे, कुछ लॉकेट्स होते थे, अलग अलग तरीके से संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देते थे, जिसे मैं खजाना कहूंगा। तो गुरुजी ने अपने ऐसे स्वरूप में वो जो छोटे जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उस टाइप के साइज के फोटो स्वरूप तो बहुत उन्होंने दिए, और मेरे पास एक कलेक्शन होगी इस टाइप के खजाने की जो गुरुजी ने दे रखे, जिनमें पीछे गुरुजी करके साइन किया है, कुछ बड़े स्वरूप है, कुछ लॉकेट है। तो इस टाइप का वो गुरुजी ने अकल दे रखी थी। मैं जब भी वो देते थे, मैं उसको बड़े संभाल के रख लेता था। नहीं मालूम था कि ये तो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, इसको संभाल के रखना है। तो ये तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दे रखी थी कि इतनी अकल थी कि जो भी वो दे रहे थे, मैं उसको संभाल के घर आके रखता था। तो उनमें से एक स्वरूप डैडी ने अपने घर के मंदिर में रखा हुआ था। तो जब भी मैं उनसे पूछता था कि आज चलना है छोटे मंदिर, उस समय तो खैर एक ही मंदिर था, बड़ा मंदिर वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो गुरुजी तो डैडी यही कहते थे कि मैं तुम्हें बताऊंगा। वो हाँ और ना दोनों चीजें नहीं कहते थे, मैं तुम्हें बताऊंगा, और फिर वो बताते नहीं थे, क्योंकि
मतलब वो नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मंदिर में जो गुरुजी ने स्वरूप दे रखा है अपनी ब्लेसिंग से, मैं गुरुजी को वहां मंदिर, अपने घर के मंदिर में ही मत्था टेकूंगा, और उन्हीं की ब्लेसिंग का स्वरूप है, तो वो ही खुद साक्षात वो ही घर के मंदिर में बैठे हैं, तो फिर वहीं पे मैं उनको मत्था टेकूं। तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, मैं अपना छोटे एम्पायर जाते रहता था। फिर भी मेरे को लालच होता था कि अगर डैडी साथ चले तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे फादर की और गुरुजी की एक स्पेशल कनेक्शन था। हर एक का गुरुजी के साथ एक अलग कनेक्शन होता है, जैसे हमने सुना है, सब अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं गुरुजी से। तो डैडी की को जो मेहर थी गुरुजी की मैंने देखी हुई थी, तो मैंने कहा कि अगर डैडी जाएंगे तो हो सकता है गुरुजी उनके साथ मेरे को देख के और ब्लेसिंग दे दें। ये बात और है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी एक अलग कनेक्शन है, सबका एक अलग डायरेक्ट बॉन्डिंग है गुरुजी के साथ, किसी और से लिंक्ड नहीं है। पर वो मन में विचार एक आता ही है कि हो सकता है फादर को देख के बेटे को और ब्लेसिंग दे दे, तो वो मेरे भी दिमाग में आता था। तो मेरे को यही रहता था कि अगर फादर चले तो हो सकता है मेरा और कल्याण हो जाए। पर डैडी आ ही नहीं रहते। तो जैसे मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 2001, या अगर मैं उसे खींच दूं तो 2002 तक डैडी गए, उसके बाद डैडी नहीं गए। साल पे साल चले गए। एक दिन डैडी पूजा करके निकले मंदिर, घर के मंदिर से। तो बोले कि आज जो वो जो गुरु जी का स्वरूप जो मंदिर में रखा हुआ है, जो उन्होंने दे ब्लेसिंग में दिया था, वो स्वरूप बहुत चमक रहा था। वो इतना चमक रहा था जैसे कि गुरु जी खुद वहां पे विराजमान है और ब्लेसिंग दे रहे हैं। और मैंने जब देखा मेरे फादर की आंखों में, जब वो मेरे को ये बता रहे थे, तो जैसे कि उनकी आंखें, मतलब वो खुशी के मारे, वो जो आंखों में जो खुशी छाई हुई थी, देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि डैडी ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। फिर डैड ने कहा कि ऐसा है कि चलो आज गुरुजी के पास चलते हैं, मंदिर चलते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि भाई, मैं कब से तमन्ना थी मेरी कि भाई वो चले, और वो चल ही नहीं रहे, मेरे को स्पेशल ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि आज तो डैडी ने तो मेरे दिल छू लिया है। मैंने कहा डैड, आज ट्यूसडे है, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने बोला था उस दिन हम नहीं गए थे। मैंने कहा आज छोटा मंदिर नहीं खुलता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन खुलता है, तो इस वीकेंड हम चलेंगे, फ्राइडे या सैटरडे। तो वैसे ही फ्राइडे या सैटरडे, जहां तक है मेरे को लगता है सैटरडे को, मैं डैडी के साथ मंदिर गया। मंदिर में गुरुजी गद्दी में विराजमान थे। मैंने मत्था टेका, डैडी ने मत्था टेका। हम लोग बैठे, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली और वापस आ गए घर। पर मेरे को बड़ी खुशी मिली कि आज मैं फादर के साथ गया था और गुरुजी ने हम लोगों को ब्लेसिंग दी, तो वापस घर आ गए। उस दिन के 4 या 5 दिन बाद मेरे पास सुबह फोन आता है कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। 4-5 दिन बाद का मतलब, मैं 31 मई 2007 की बात कर रहा हूँ। 31 मई 2007 की सुबह मेरे पास फोन आया था कि गुरुजी ने चोला छोड़ा है। इसका मतलब कि वो 26-27, 25-26-27 वाला जो वीकेंड था मई का 2007 का, उस वीकेंड मैं और मेरे फादर गुरुजी के पास ब्लेसिंग लेने गए थे। और उसी वीक के 22-23, 21-22-23 के आसपास डैडी ने वो गुरुजी का स्वरूप जो घर के मंदिर में उसको चमकता हुआ देखा था। इसका मतलब जो मैंने इन्फर किया है कि उस दिन
गुरुजी ने डैडी को बुलाया, और मैंने जैसे बताया कि 2001 मैक्सिमम 2002, मतलब 5 साल हो गए, 5 साल में डैडी नहीं गए। उस वीकेंड ही डैडी गए मेरे साथ। मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जाता रहता था, तो फिर मैं कहोगे क्यों, हो सकता है आप तो जाते रहते थे, उस दिन भी आप चले गए, तो कौन सा कोई इसमें मिरेकल वाली क्या बात है, कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं है। पर मेरे फादर का, वो तो 5 साल से नहीं गए। उन्होंने ही वो स्वरूप को चमकता हुआ देखा, उस दिन ही उनको इच्छा प्रकट हुई कि मेरे को गुरुजी से ब्लेसिंग लेनी है, और उस वीकेंड ही ब्लेसिंग लेने गए। अगर उसका एक वीकेंड भी उसको डिले कर देते तो गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया था। अब इस सब चीज को आप कोइंसिडेंस भी कह सकते हो, या इसको कह सकते हो कि ये गुरुजी का वे है बुलाने। तभी मैंने कहा था कि ये सत्संग, जो दूसरा सत्संग मैं शेयर कर रहा हूं, कि आज जो संगत यहाँ पे बैठी हुई है, जो ये सत्संग सुन रही है, वो आप सब लोग को गुरुजी ने बुलाया है। आप लोगों को इस संगत में, सत्संग में बुलाया है, तभी आप आ सकते हैं। उनकी मर्जी के बगैर आप नहीं आ सकते हैं। और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं कि कैसे मेरे फादर 5 साल, या हो सकता है उससे ज्यादा, नहीं गए, और वो ही 25-26 मई 2007 वाले वीकेंड में गए, जब चोला छोड़ने वाले थे गुरुजी। तब उन्होंने कहा कि आ जाओ, एक बार मेरे से मिल लो, जैसे कि वो कह रहे हो कि भाई आ जाओ और ब्लेसिंग ले लो। और ऐसे हम लोग वहां गए। 2007 के 31 मई को जब मेरे को पता चला गुरुजी का चोला का, तो एकदम गाड़ी ऑफिस जाने के बजाय सीधे बड़े मंदिर गए। सब संगत बड़े मंदिर पहुंची थी। बड़े मंदिर में गुरुजी को समझ ही नहीं आ रहा था सब संगत को कि अब क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, क्योंकि गुरुजी के बाद तो ऐसा था नहीं कि भाई कि अगले कोई गुरु होंगे, फिर अगले गुरु होंगे, ऐसे तो नहीं है। भगवान तो भगवान है। तो हम लोग सब कंफ्यूज थे, सबको एंजाइटी थी कि हमने तो अपनी जिंदगी की डोर गुरुजी के को थाम दी थी। हमने तो वहां सरेंडर कर दिया था। हमने तो उन्हीं पे अपनी लाइफ को कह दिया था कि भाई इन्हीं के चरणों में हमने जिंदगी बितानी है। और अब गुरुजी को देख के एक जो तसल्ली मिलती थी, अब वो कैसे होगा, क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन था। बहुत, मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या होगा। आज इस बात को 16 साल से ज्यादा हो गए, और आप सब खुद ही देख रहे हैं कि गुरुजी ने वो दिन और आज दिन संगत को जोड़ते गए हैं। संगत जुड़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और कहां कहां पूरे विश्व में फैल गई है। ना सिर्फ फैली है, आज की तारीख में हर रोज कहीं ना कहीं दुनिया के हर कोने में सत्संग चल रहे हैं। लोगों को मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिल रही। कुछ कम नहीं हुआ है ब्लेसिंग्स में, कुछ कम नहीं हुआ है संगत जुड़ने में। जहां उस जमाने में एम्पायर स्टेट में अगर 300-400 संगत आ जाती थी तो लगता था आज तो बहुत संगत आ गई है। आजकल तो एक शहर में ही एक छोटा सा सत्संग होता है तो 400-500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो और बड़े मंदिर का तो जहां लाखों में पहुंच गया है नंबर, वो ही अंपायर स्टेट में 400 लोग भी नहीं आते थे। आज वो ही, आज की तारीख में बड़े मंदिर में कितने लोग जाते हैं आप सबने देख लिया है। और इसी के रिलेटेड मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूंगा। मेरे फादर, विद गुरुजी's ब्लेसिंग, मैं दुबई चले गया था और 6 साल दुबई में था। तो एक दिन मैं दुबई से, 2018 या 2019 की बात है, कि मैं हर महीने इंडिया आता था। मेरा अपना एक टारगेट था कि हर महीने इंडिया आना।
तो मैं दुबई, जैसे हमें मालूम है कि 18-19 में फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी, और आज तो खैर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, पर 1-1.5 साल पहले तक तो फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी। तो मैं स्टैंडर्ड अपना थर्सडे रात को फ्लाइट पकड़ता था, फ्राइडे सुबह आ जाता था, और संडे की छुट्टी ले लेता था, तो 3 दिन का ब्रेक मिल जाता था इंडिया में। तो मैं फ्राइडे मॉर्निंग पहुंचा, आके रेस्ट कर रहा था। जब मैं सो के उठा तो फिर मैंने देखा कि डैडी घर में नहीं है। तो दोपहर में डैड आए, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि कहाँ गए थे, तो बोलते हैं कि साहब को जो दिल्ली का आर्मी हॉस्पिटल है, आरआर हॉस्पिटल, वहां पे वो ट्रीटमेंट के लिए गए थे। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया? बोले वो दांतों का प्रॉब्लम होता है, तो वो चेकअप कराने जाते हैं। तो मैंने फिर डैड से पूछा कि क्या हुआ आपको, तो उन्होंने कहा डेंटल प्रॉब्लम हो गया है, और मेरी आंखों में देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि वो मंडे को बुलाया है रिव्यू मीटिंग, वो अभी तो एक सॉल्यूशन डालने को बोला है। तो मैंने कहा ठीक है। ये फ्राइडे सुबह की बात थी, दोपहर की। फ्राइडे शाम या रात तक डैडी को विजिबिलिटी उनकी 5-6 फीट तक रह गई। उनको 5-6 फीट से ज्यादा दिख ही नहीं रहा। वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने फिर वो जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहा था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आर्मी हॉस्पिटल में, उनको फोन किया कि भाई मेरे को तो बहुत बहुत परेशानी हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर ऐसा है, सैटरडे संडे तो हमारा डिपार्टमेंट बंद है, आप मंडे आ जाना। आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, पर आपको मैं फर्स्ट ट्रीटमेंट आपका ही करूंगा, मंडे मॉर्निंग आप आ जाना। तो बात वहां पे खत्म हो गई। पर डैड तो थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, तो उनको तसल्ली नहीं मिली इस जवाब से। तो फिर मैंने देखना शुरू किया, भाई कोई मेरे जान पहचान में कोई डॉक्टर आ जाए। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि एक मेरे फ्रेंड की वाइफ है, वो डॉक्टर है। उसने एमबीबीएस लेडी हार्डिंग से किया है, और गुरु नानक देव जी के हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट बनी है। एक बड़ी अच्छी हॉस्पिटल चेन है दिल्ली में, उसमें वो प्रैक्टिस कर रही है आई स्पेशलिस्ट। तो मैंने उसको फोन किया, उसने कहा कि अंकल को ले आइए कल सुबह ही, मैं देख लूंगी। तो सैटरडे मॉर्निंग को फिर मैं फटाफट डैड को उसके पास ले गया। उसने एक और डॉक्टर को दिखाया। उन सबको देखने के बाद ये हुआ कि कुछ स्कैन करना पड़ेगा और आईज का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो फिर मंडे को जाना होगा। तो मंडे को डैड फिर गए। उन्होंने आईज चेक की, उसका एक स्कैन लिया, और स्कैन के बाद उसने, और जो उसके एक कलीग थे, उन्होंने देख के बोला कि अंकल ऐसा है कि आपकी आईज में एक गैप हो गया है, और वो गैप के कारण आपकी विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो गई है। एक छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा, जिससे वो गैप को हम बंद कर देंगे, और फिर आपकी विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी। अब डैड जो थे वो 80 साल के हो रहे थे उस समय। तो उस उम्र में कोई प्रोसीजर करे तो भाई डर लगता है कि कहीं ठीक करने के बजाय कहीं खराब ना हो जाए, तो फिर तो जो चलती हुई थोड़ी बहुत आंख है वो भी खराब हो जाएगी। तो टेंशन, स्ट्रेस आ जाता है। तो डैड सुन के आ गए, पर उनको बड़ा टेंशन। अच्छा, मैं वापस दुबई चले गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है डैड? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे डॉक्टर ने ये बोला है, प्रोसीजर करना है। तो मैंने कहा कि डैड, आपको तो गुरुजी से आपका स्पेशल कनेक्शन है। आप जहाँ पे बिस्तर में सिरहाना है, वहां सिरहाने से आपको गुरुजी का वो स्वरूप दिखता है, जो उन्होंने अपने हाथ से ब्लेसिंग्स के साथ लिख के दिया हुआ है। वो तो खजाना है। वो खजाने को देखते रहिए, गुरु जी का मंत्र पढ़ते रहिए, और उन पे छोड़ दीजिए। पर हम सबको मालूम है कि कहना आसान है, हम खुद उस स्टेट में हो तो
हम खुद नर्वस हो जाएंगे, हम खुद एनजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा। पर बेटे के तौर पे मैं उनको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, पर वो तसल्ली काम नहीं कर रही थी। फिर भी वो अपने, जब भी मैं पूछता था मंत्र जाप किया, गुरु जी का स्वरूप देखा, तो ऐसे करके उनको थोड़ा सा चीयर अप करता था, पर दिखता था थोड़ा चीयर अप हो जाते थे, पर फिर वो थोड़ा सा एंजाइटी तो होती ही थी। मेरे छोटे भाई बहन भी डॉक्टर हैं, तो मेरे भाई ने अपनी एक क्लासमेट, जो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल है दिल्ली का, बड़ा फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली का, उसमें वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, तो डैडी को उसने बोला कि आप एक सेकेंड ओपिनियन उससे करा लीजिए। तो डैडी उसके पास गए सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए। उसने कहा कि अंकल आपका एक स्कैन करना होगा। डैडी का उसने फिर स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उसने कहा अंकल ऐसा है कि आपके आईज में एक गैप है, वो गैप को कम करने के लिए हमें प्रोसीजर करना होगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने वो ही कहा जो पहले डॉक्टर ने कहा था। तो दोनों का ओपिनियन एकदम सेम था, कोई अंतर नहीं था दोनों के उसमें। तो डैडी फिर नर्वस हो गए। उसने कहा आप ऐसा करना अंकल, 1 महीने बाद आना, तब हम प्रोसीजर करते हैं। अब आइस को थोड़ा सा भी रेस्ट दे देते हैं, एक सॉल्यूशन आप डालते रहिए, रेस्ट मिल जाएगा आइस को, फिर हम प्रोसीजर करेंगे। 1 महीने बाद फिर डैड गए उसके पास। उसने एक रिपीट स्कैन किया, फिर से स्कैन किया क्या आइस का, प्रोसीजर करने से पहले। उस दिन डैडी का प्रोसीजर था उसके साथ, तो उसने ऐसे ही बोला कि एक प्रोसीजर करने से पहले एक मैं स्कैन कर लेती हूँ। उसने स्कैन किया तो उसने कहा कि अंकल ऐसा है कि आपका जो गैप था, जो शुरू में जितना गैप था उसका आधा रह गया है। तो ऐसा करते हैं 1 महीने और इसको डिले कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डैड वापस घर आ गए। फिर 4-5 हफ्ते बाद फिर गए। उसने फिर स्कैन किया। अब स्कैन में जितना शुरू में गैप था उसका 10% रह गया था। उसने कहा अंकल मेरे को विश्वास नहीं होता कि आपकी आईज सेल्फ हील हो रही है, अपने आप ठीक हो रही है। ये इस टाइप का लाखों के केसेस में मैंने नहीं देखा है, और आप एक सीनियर सिटीजन है, आपके केस में ऐसा हो रहा है, ये तो और आश्चर्यजनक बात है। और डैडी बड़े खुशी खुशी वापस आ गए घर, मतलब कि अब प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो, 10% ही रह गया और वो भी ठीक हो जाएगा। ये बात जैसे मैंने बताया 2018 या 19 की है, आज 2023 में हम बैठे हुए हैं। वो प्रॉब्लम आज तक फिर उठ के नहीं आई। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक दिन मैं उनसे वीडियो कॉल में बात कर रहा था, और वो, मैं चश्मा पहन के बात कर रहा था, वो बिना चश्मे के बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा भाई, मेरे को नाम से बुलाते हुए कि भाई तुम्हारे ये बालों में क्या चीज पड़ी हुई है। और एक छोटी सी पत्ती पड़ी हुई थी, तो मैंने वो हटाया। मैंने कहा देखो उनकी आंखें उस उम्र में मेरे से ज्यादा शार्प है, और मैं चश्मा पहन के भी मेरे को इतनी मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, और बिना चश्मे के वो उनको इतना अच्छा दिख रहा है। ये सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग है। ये सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग है, जहां पे उस उम्र में भी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो, कैसे वो ठीक कर देते हैं। ये सब सिर्फ उन्हीं का चमत्कार। तो जैसे मैंने बताया कि पहला चमत्कार मैंने बताया था डैडी का, या उनकी डिवाइन, गुरुजी की डिवाइन पावर से कैसे मेरे फादर की स्किन प्रॉब्लम ठीक हुई जब गुरुजी चोले में थे। और ये मैं दूसरा बता रहा हूँ कि आज चोला छोड़ा हुआ है तो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स 1% भी कम नहीं है, एकदम ही उतनी इंटैक्ट है, बल्कि संगत लाखों में करोड़ों में हो गई है। ये सिर्फ उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। मैंने ये भी बताया कि कैसे गुरुजी जब बुलाते हैं तभी आप जाते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते। अब मैं अपने फादर के और भी सत्संग शेयर करूं तो
कंटिन्यूअस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आ, आ, इस जर्नी के बारे में अब मैं एक, क्योंकि समय को देखते हुए मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगा जो कि मेरे रिलेटेड है। मेरी जिंदगी में आप विश्वास नहीं करेंगे, हर तरीके की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है। चाहे वो फैमिली की है, चाहे वो करियर की है, चाहे वो नाम कमाने की है, चाहे वो हेल्थ की है, सब तरीके से गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। क्योंकि मैंने बीच में दुबई जाने की बात की थी, तो फिर मैं एक सत्संग उसके रिलेटेड शेयर करता हूँ। वैसे तो बहुत सत्संग है, पर एक उसके रिलेटेड शेयर करता हूँ। गुरुजी से जैसे हम कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, पर हम लोग तो इंसान है। एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं तो एक चेकलिस्ट होती थी, गुरुजी मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं इस टाइप की चेकलिस्ट बनाता था। धीरे धीरे देखा मैंने कि पूरी चेकलिस्ट खत्म हो गई। अब मेरे को कुछ मांगने को ही नहीं है। अब मैं और मांगूंगा तो गुरुजी कहेंगे भाई तू ग्रीडी है, तेरी तो ग्रीड खत्म नहीं हो रही है, तो ये सब कुछ मांगते जा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं एक वो चेकलिस्ट में एक लास्ट चेकलिस्ट में आइटम था कि गुरुजी कोई फॉरेन कंट्री भी भेज दो, 2-3 साल मैं इतने सारे 20-25 देश घूम लिया हूँ, पर मैं कभी रहा नहीं हूँ। मेरे को कहीं पे कोई अपॉइंटमेंट ऐसा करा दीजिए। तो मैं दिल्ली में ही नौकरी कर रहा था। जनवरी में हमारा वो साल खत्म होता है, तो मेरे बॉस ने मेरे को टॉप रेटिंग दिया, उसने अच्छा इंक्रीमेंट दिया, उसने बोनस अच्छा दिया, उसने शेयर्स भी दिए। मतलब सब तरीके से इतना खुश होके मेरे को उसने सब कुछ दिया जनवरी में। हो सकता है 10, 12, 15 जनवरी के आसपास। और फिर ऐसी कोई बात हुई कि 22 या 23 जनवरी के आसपास एक मीटिंग में उसने बहुत गुस्से में मेरे से बात की, और बाहर के लोग बैठे हुए थे, मतलब बाहर के लोगों के सामने उसने मेरे से बहुत टफ बात की। तो मैं बहुत अपसेट हुआ कि भाई अगर मतलब गलती है तो एक तो पहली बात तो प्राइवेट में बोलना चाहिए, जो भी हो, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है। और दूसरी चीज, मतलब बाहर वालों के सामने नहीं। और दूसरी चीज मेरे को मालूम था कि मैंने तो उनके अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो एक जनरल बात की थी, पर फिर भी इतना उनका गुस्सा होने का मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उनकी बात। पर खैर, बात हुई गई। एक हफ्ते बाद पूरी टीम मीटिंग चल रही थी, और टीम मीटिंग में उस दिन बॉस भी आए थे मीटिंग रिव्यू करने के लिए। जबकि वो आते नहीं है, चांस की बात है उस दिन वो आ गए। और उस मीटिंग में फिर उन्होंने मेरे को बहुत गुस्से में डांट लगाई। अब पहली वाली मीटिंग में बाहर वाले लोगों के सामने, दूसरी वाली मीटिंग में अंदर के अपनी टीम के सामने। अब समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हो रहा है। अभी तो उसने मेरे को इतना टॉप परफॉर्मेंस किया, उसके एक हफ्ते बाद ऐसे डांट लगा दी, उसके एक हफ्ते बाद फिर डांट लगा दी। समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो खैर, अब जो हो गया हो गया। उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड था। उस डिस्टर्ब्ड दिमाग में एक जो नौकरी देते हैं, हेड हंटर जिसे कहते हैं, जो नौकरियां देते हैं, वो उसका फोन आया कि भाई आपको एक बड़ी अच्छी नौकरी है दुबई में, आप उसमें ट्राई करना चाहेंगे। तो अब क्योंकि दिमाग ये दो बार जो डांट लग गई थी, तो थोड़ा सा अपसेट था। मैंने कहा हाँ जी जरूर, और मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद उसने एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग, खटाखट 15-16 फरवरी तक, 28 जनवरी से 16 फरवरी तक उसने तीन मीटिंग सबने अप्रूव कर दिया। और फिर मेरे को उन्होंने दुबई बुलाया, दुबई में सीईओ से मीटिंग कराई, और उसी वक्त ऑफर दे दिया।
कहाँ तो जनवरी में मेरा अच्छा इंक्रीमेंट हुआ, बोनस मिला, शेयर्स मिले, और कहाँ फरवरी में मेरा पूरा नई नौकरी का हो गया, कहाँ मार्च तक मेरे को ऑफर लेटर भी मिल गया कि भाई आप फटाफट आइए, ज्वाइन करिए, अप्रैल में ज्वाइन करिए। मतलब कैसे मेरा करियर बदल गया कि उसमें तो फिर मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग से फिर यहाँ से परमिशन ली और फिर इनकी कंपनी छोड़ी और मैं दुबई चले गया। ये मेरी चेकलिस्ट का एक लास्ट आइटम था कि मेरे को कहीं फॉरेन जाना था, और ऐसे मैं फॉरेन गया हूं जहां पे मैंने कहीं नहीं अप्लाई किया, मैंने कुछ नहीं मांगा, अपने आप हेड हंटर आया और उसने मेरे को नौकरी बताई, उसी ने मेरे पूरा प्रोसेसिंग कराया, और 1 डेढ़ महीने में मेरे को वहां पे ऑफर लेटर भी मिल गया। जहां पे मैं यहाँ इतना अच्छा कर रहा था, वहां से सडनली मैं दुबई चले गया, और उसके बाद मैं दुबई गया। तो अपनी नौकरियां भी कैसे, अगर गुरुजी चाहें तो आपका पर यह है कि एक दुबई में 2006-07 में भी जाना चाहता था, पर तब मेरे को ये नौकरी नहीं मिली। ये नौकरी मिली मेरे को जाके 2016 में, जबकि 2006, 7, 8 में भी मैंने खूब कोशिश की दुबई जाने की, तब नहीं हुई है। फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया था, भाई नहीं, मैं यही खुश हूं। और देखिए कि जब गुरुजी ने करना होता है, उन्हें सही समय मालूम है कब क्या होना चाहिए, और उन्होंने वो मेरी एक लास्ट विश लिस्ट भी पूरी कर दी। ऑब्वियसली वहां जाने के बाद मैं अपने पेरेंट्स से दूर हो गया, वो थोड़ा सा अपसेट हुआ। तो मैंने रियलाइज किया भाई अब से मांगूंगा नहीं, मन्नो। वो कहते हैं ना, मांगो नहीं मन्नो। मैंने तब से मेरा ये मैंने अपने आप को कंट्रोल करता हूं कि भाई स्थिति बनेगी और आपका मन करेगा कुछ मांगने का, पर आपने मांगना नहीं है। आपने कहना है गुरुजी ये क्या हो रहा है, पर आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो, और मैं इसी उम्मीद से अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। आगे का नेक्स्ट सेंटेंस ये नहीं कहता हूं मेरे को ये दे दो, वो गलती से अपने आप को मैं ढकेल के कहीं गलत जगह ना ढकेल दूं। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ और अपने आप को समझाता हूँ कि भाई मैं तो सिर्फ उस जो बाहर आगे की दीवार है, मैं तो वहीं तक देख सकता हूँ, और गुरु जी तो एंड टू एंड देख सकते हैं। तो स्थिति कितनी भी टफ आए, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि भाई मैं मांगूंगा नहीं। मैं बोलूंगा गुरुजी बड़ी टफ सिचुएशन है, मैं उनसे बातचीत करूंगा, पर मैं ये ऐड कर देता हूँ गुरुजी आप ही ने इससे निकालना है, आप ही को मालूम है क्या ठीक है। मैं अपना दिमाग में टेंशन वो लाता ही नहीं कि भाई ये चीज मांगो ये नहीं मांगो। वो कह के मैं अपने आप को लिमिट में नहीं रखना चाहता, क्योंकि गुरुजी तो अनलिमिटेड ब्लेसिंग दे सकते। तो ये मेरा, मैंने कहा कि मैंने सोचा कि एक अपने रिलेटेड मैं एक सत्संग शेयर करूं। और भी बहुत है मेरे, तो ये तो मैंने एक सिर्फ, जैसे मैंने फादर के मेडिकल रिलेटेड बताए थे, अपना मैंने जॉब रिलेटेड बताया। मैंने दुनिया की सब टॉप कंपनियों में काम किया है। पहले मैं फौज में था, फौज से निकल के मैं डिलॉयट जैसी कंपनी में काम किया जो दुनिया की टॉप 4 कंसल्टिंग कंपनी है। फिर मैंने आईबीएम में काम किया, आईबीएम आईटी में जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम उस टक्कर की कंपनी है। फिर मैंने फिडेलिटी में काम किया, फिडेलिटी फाइनेंस की बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का आधा मालिक फिडेलिटी है, मैं उस कंपनी में भी काम किया। तो मैंने जितनी भी टॉप कंपनियां हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे को सब टॉप कंपनियों में ही काम मिला है आज तक। तो करियर वाइज भी गुरुजी ने अगर ब्लेसिंग देनी है, क्या ठीक है क्या नहीं है, वो उन्हीं को मालूम है, वो ही देते हैं। तो मैंने अपने सत्संग कुछ अपने फादर के, कुछ मेडिकल के, कुछ कैरियर के, कुछ कैसे वो अपने सत्संग में बुलाते हैं, ये सब पिछले कुछ समय में मैंने आप संगत से शेयर किया है। अगली बार फिर मौका मिलेगा और शेयर करूंगा सत्संग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे। लास्ट में मैं यही कहूंगा, जो 3 चीजें मैं अपने आप से कहता हूं सबसे पहले,
और इसी तरीके से आप भी उसको सुने। मैं अपने आप को ये समझाता हूं कि पहली बात, एक डिवाइन पावर है, भगवान है। ये जितना आसान है कहना, उतना मुश्किल है इसको समझना। अगर हम ये बात समझ जाएं कि भगवान है, तो हमारा जिंदगी में हमें बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग जो है वो जैसे कि स्लाइड है कि एकदम फिसल के नेगेटिव दिशा में जाने को तैयार रहता है। पर हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? भाई जब भगवान है तो फिर चिंता क्यों करना, क्यों टेंशन लेना, क्यों कोई चीज से मतलब कि फिक्र करना। पर दिमाग तो ओवर टाइम काम करता है, इस बात को भूल जाता है। दिन में हम जब मंदिर के सामने खड़े होते हैं या सत्संग में होते हैं तभी भगवान ध्यान में आते हैं, नहीं तो फिर हम भगवान को भूल ही जाते हैं। तो एक चीज तो सब हर समय अपने आप को याद दिलाते रहना है, भगवान है। दूसरी बात, अगर भगवान है तो अपने कर्म ठीक रखो, क्योंकि अगर भगवान है और आपने गलत कर्म किए हैं तो पनिशमेंट तो मिलनी ही मिलनी है। आप दूसरा क्या कर रहा है वो उसके कर्म है। आप अपने कर्म तो ठीक रख सकते हो ना, उसके कर्म तो आपके कंट्रोल में नहीं। पर अपने कर्म तो आपके कंट्रोल में है। आप जानते हो अगर ये बात कि भगवान है और आप गलत कर्म करोगे तो फिर क्या होगा वो तो आपको अंजाम पता ही है। तो कर्म अपने ठीक रखने हैं। अभी भी मैं इस सत्संग में जब आपसे बोल रहा हूं, मैं अपने आप से पहले बोल रहा हूं। मैं अपने आप को ये समझा रहा हूं कि भाई मैं भी कहीं इंसान हूं, भटक सकता हूं। तो मैं अपने आप को पहले फिर से याद दिला रहा हूं कि भाई कर्म ठीक रखना, कर्म ठीक रखना, कर्म ठीक रखना। तो ये दूसरी बात है। पहली बात भगवान है, दूसरी बात कर्म ठीक रखना। तीसरी चीज, अगर भगवान है जो हमने पहला कहा है और कर्म ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर ठीक ही होगा। अगर आपने कर्म गलत किए हैं तो फ्यूचर गलत ही होगा, नेगेटिव ही होगा। तो तीसरी चीज जो हम कहते हैं, ये तो हमारी किस्मत है। किस्मत का तो मेरे को मालूम नहीं, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि अगर हमने ठीक कर्म किए हैं तो किस्मत ठीक है। तो किस्मत पे हम जो डाल देते हैं कि ये तो किस्मत हमारी ऐसी होगी, किस्मत ऐसी होगी, नहीं। अगर आप कर्म ठीक करेंगे तो किस्मत भी ठीक होगी। किस्मत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस्मत इन्हीं दोनों चीजों पे निर्भर करता है कि अगर आपने ये बात को ध्यान में रखा है कि भगवान है और आप कर्म ठीक कर रहे हैं तो किस्मत ठीक अच्छी ही होगी। वो कब अच्छी होगी, कब क्या मिलेगा, वो भगवान डिसाइड करते हैं, हम इंसान नहीं डिसाइड कर सकते। हमें तो सब सब कुछ एकदम चाहिए, एकदम फट से वो चीज हमें चाहिए। पर वो तभी मिलेगा जब भगवान चाहे। तो ये तीन चीजों से मैं अपने आप को जो समझाता हूं, मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूं कि ये तीन चीजें मैं हर समय अपने आप को याद दिलाता रहता हूं। और हो सकता है ये चीजें आपसे शेयर करके मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये तीन चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर की है। इससे अब मैं अपना सत्संग यहीं पे रोकता हूं, और गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहूंगा जो ये मेरे को ये मौका दिया, ये सत्संग शेयर करने का और अपने एक्सपीरियंसेस संगत से शेयर करने का। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।